हम लोग अब सेक्शन बी जो है नीट के फिजिक्स का, सेक्शन ए को हमने लाइव में क्लियर कर दिया है। सेक्शन बी जो है वो 36 से 50 क्वेश्चन तक, यानी 15 क्वेश्चन जिनमें आपको 10 करने होते हैं नीट में, उनको हल करने चल रहे हैं। ये 17 जुलाई 2022 का नीट का पेपर है, जिसका सेकंड पार्ट हम हल करने चल रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा गया है कि ए सीरीज LCR सर्किट विद इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस 50 ओम is connected to an AC source, voltage V equal to 200 sin 100t volt. If the resonating frequency of the LCR circuit is nu naught and frequency of the AC source nu, then तो यहाँ पे sin ओमेगा t है, ओमेगा मतलब 100 दिया गया है ओमेगा, तो ये है सप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, इसको यहाँ से निकालेंगे। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू न्यू नॉट इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। L की वैल्यू को रखेंगे हम, C की वैल्यू को रखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -6 से हो जाएगा 10 टू द पावर -4, रूट लेंगे 10 टू द पावर -2, ऊपर जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 पाई, 100/2 पाई, दैट विल बी 50/पाई हर्ट्ज। ठीक है, और ओमेगा जो सप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, अगर हम कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को sin 100 ओमेगा टी से, तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 100, तो 2 पाई f इक्वल टू 100, तो f इक्वल टू 100/2 पाई, 50/पाई हर्ट्ज। तो न्यू भी यहाँ पे 50/पाई आया और न्यू नॉट जो है यहाँ पर वो भी 50/पाई आया, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो दोनों की वैल्यू 50/पाई हर्ट्ज है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन, तो हम जानते हैं, इसको रटे हैं, जो लोग हमसे पढ़े हैं उनके पास ये रटा हुआ क्वेश्चन है। तो m-1 L3t -2 ये कैपिटल जी की डायमेंशन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh यानी ml2t -2, ठीक है ना। तो बी का ऑप्शन 4 सही है। सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपान मास, तो L2t -2 होगा। और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यानी डी ये फोर्स अपान मास होता है, तो mLT -2 अपान मास यानी कि LT -2। तो ये ऑप्शन जो है चारों वो ए में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 बड़ा अच्छा प्रश्न है, NCERT का क्वेश्चन है ये। तो NCERT का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन का बेस का ध्यान रखेंगे क्या है ये। तो क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery B as shown in figure. Then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad. तो जब सेम कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, एक कैपेसिटर डिस्चार्ज बैटरी हटा ली गई और दोनों कैपेसिटर को बराबर हैं, उनको अनचार्ज कैपेसिटर को जब जोड़ा जाता है तो यहाँ पोटेंशियल दो भाग में डिवाइड हो जाता है, यानी कि जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ 50 वोल्ट, यहाँ 50 वोल्ट मिलेगा। और तब जो फाइनल हमारी एनर्जी होगी वो हो जाएगी U इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। तो V जो हो जाएगा फाइनली 50 वोल्ट हो जाएगा, 900 प्लस 900 पिको है, 10 टू द पावर -12 कर देंगे, 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो 900 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 2500, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, ये इसका आंसर आएगा। और इस तरह से ये ऑप्शन हमारा जो होगा 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये NCERT का एक एग्जाम्पल है, इसको आप लोग को याद रखना था। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा नीट के प्रश्नों में NCERT को प्रेफर किया जाता है और उससे क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया बना दिया है, ठीक है ना। द ट्रांसपोर्ट मीडिया A एंड B आर सेपरेटेड बाई प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड 2.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट फॉर दीज टू मीडिया। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर हमें निकालना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है ना। तो प्रश्न पे ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में हमें पहले n निकाल लेना होगा। n इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड
ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ये ध्यान देना है किसको किससे डिवाइड करना है, अगर यही उल्टा हो गया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारी स्पीड ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ये हमारा रेयरर मीडियम है, तो यहाँ ये नहीं देखना है कि पहला कौन है दूसरा कौन है, हमें हमेशा डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट को अपान में रखना है और रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट को न्यूमरेटर में रखना है। तो इस तरह से रेयरर अपान डेंसर करेंगे तो 20/15 आएगा। 4/3 जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम हो जाएगा। n इक्वल टू हमारा होता है 1/sin IC, यानी यहाँ डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो sin IC इक्वल टू 1/n हो जाएगा, तो 1/4/3 हो जाएगा, तो sin IC 3/4 हो जाएगा, sin IC 3/4.75, तो IC इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर है 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स कंटेन इन 4 kg वाटर एट STP इफ़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेनिश अवे। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कि वो गैस में बदल जाएगा। तो 4.5 kg वाटर को अगर गैस में बदल दिया जाता है तो कितना होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको हम अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। यहाँ ध्यान देना बच्चा, ये बड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन है। यहाँ पर वर्टिकल से 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन को गलत होने के बहुत 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 ज़्यादा चांस हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल से 60 है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा 30 डिग्री यहाँ। और हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है v बराबर ux होती है, यानी कि u cos थीटा होती है। तो यहाँ पर u कितना होगा, u यहाँ पे होगा 10 होगा, तो 10 cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो 10 cos 30 हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो 5√3 मीटर पर सेकंड, ये हमारी वैल्यू होगी। वर्टिकल से 60 है लेकिन हॉरिजॉन्टल से 30 है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाता है, u cos 30 हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 5√3 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 जो होगा ये यहाँ पर करेक्ट होगा। 5√3 मीटर पर सेकंड ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। वर्टिकल से चूँकि एंगल दिया गया था 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा 30 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही मैक्सिमम वेलोसिटी होती है टॉप पॉइंट पर। इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। ए कॉइल स्प्रिंग ऑफ ए कॉपर हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील स्प्रिंग ऑफ द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ठीक है, कोई भी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो शियर मॉडुलस को हम यूज करते हैं उसमें। तो यहाँ पर हमको जो ऑप्शन लग रहा है बहुत कंफर्म नहीं है, आंसर की आने पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, और ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के करेक्ट रीजन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ ऑप्शन ए हमको करेक्ट दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा अच्छी हाइट का प्रश्न है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि 2 पेंडुलम है, एक लेंथ 121 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का, एक ही साथ एक ही फेज में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। एट सम इंस्टेंट द 2 आर दियर मीन पोजीशन इन द सेम फेज में है, सेम टाइम पर हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच 2 अगेन इन फेज एट द मीन पोजीशन। तो एक साथ फिर से वो किस टाइम के बाद या कितने वाइब्रेशंस के बाद
छोटे और बड़े पेंडुलम एक साथ फिर वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ T1 हम मान लेते हैं, T1 इक्वल टू 2π√L/g, तो L 121/g, 2π/100/g, 121 का रूट 11 आ गया। बाकी जो बची क्वांटिटी है इसको हमने T मान लिया है, यहाँ भी 10 मान लिया है, 2π√1/g को हमने T माना है तो 10T हो गया, यहाँ 11T आ गया। यहाँ कितने समय बाद कितने ये देखो एक का टाइम पीरियड ये है, एक का टाइम पीरियड ये है। अब देखो दोनों के कितने समय बाद दोनों बराबर टाइम पर ऑसिलेट करना शुरू करते हैं, तो दोनों का टाइम बराबर होगा। तो इसका जो पेंडुलम होगा 11T इसका टाइम है, इसका टाइम T है, तो ये ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, ये कम वाइब्रेशन करेगा। और दोनों के साथ आने के लिए मिनिमम उसमें एक ऑसिलेशन का अंतर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि इसका छोटे वाले का n ऑसिलेशन या बड़े वाले का n ऑसिलेशन और छोटे वाले का n+1 ऑसिलेशन एक दूसरे के टाइम के बराबर है। तो 11T इंटू n इक्वल टू 10T n+1, यहाँ से जब हमने निकाला तो n इक्वल टू 10 आ गया। लेकिन यहाँ n10 किसका है? ये है बड़े पेंडुलम का है। ये बड़े पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, ये की संख्या है। बड़ा पेंडुलम 10 ऑसिलेशन करेगा और छोटा वाला, तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शार्टर पेंडुलम। तो शार्टर पेंडुलम का पूछा गया है, तो यहाँ हमने बड़े वाले पेंडुलम का n माना था और शार्टर वाले पेंडुलम का n+1 माना था। तो यहाँ ये बड़े पेंडुलम का 10 है, तो शार्टर पेंडुलम का क्या हो जाएगा? शार्टर पेंडुलम का 10+1 हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा 4 सही होगा। ठीक है, तो 11 शार्टर का, देखो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता था, लॉन्गर वाले का पूछा होता 10 और शार्टर वाले का 11। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। A big circular coil of 1000 ton and average radius 10 meter is rotating about its horizontal diameter 2 radian per second if the vertical component of earth magnetic field is इतना and electrical resistance of coil is इतना, then maximum induced current in the coil will be। NCERT का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर E max जो हो जाएगा वो हो जाएगा NBA ओमेगा, n रखा, B रखा, A रखा, A की जगह πr² इंटू ओमेगा रखा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जब रखा तो ये आ गया 12.56 और R की वैल्यू भी 12.56 है। I बराबर E max अपॉन R 1 एम्पियर आ गया। यहाँ ऑप्शन जो 2 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेज -Qn + QR प्लेट एट डिस्टेंस L एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये L है तो ये डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ L है। कह रहा है एक बहुत बड़ी दूरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस R वेरी लार्ज देन L वेरीज एज। तो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। A nucleus of mass number 189 is split into 2 nuclei having 125 and 64, the ratio of radius of 2 daughter nuclei respectively। तो radius of nuclei is R proportional to A to the power 1/3, तो R1 upon R2 equal to A1 upon A to power 1/3, 125 upon 64 की पावर 1/3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। ऑप्शन 2 जो यहाँ होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 47 हमेशा आया हुआ है, हर साल ये नीट का पेट क्वेश्चन है, NCERT का एक एग्जाम्पल है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्राफ का वो है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए स्टेडी करंट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द रीजन इज। ठीक है ना। तो इसमें 47 में जो क्वेश्चन होता है, इसका अगर ग्राफ आप लोग देखेंगे तो ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, ये हमारा कैपिटल R है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो B होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, यहाँ जो B होता है वो R के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बार लीनियरली बढ़ेगा इनसाइड वायर और बाहर R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ R अप टू बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग विद 1/R डिपेंडेंस ऑन द आउटसाइड रीजन। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट हियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। ए और
ये एक गेट है, गेट का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे आउटपुट सी हमको ध्यान में रखना है क्या होगा। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर हम इस पहले गेट का जो है इसको हम आउटपुट y1 मान लेते हैं। देखिए दूसरे गेट के आउटपुट को y2 मान लेते हैं और फाइनली इस गेट का आउटपुट जो होता है C। तो A 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हम लोग देखते हैं। पहला गेट जो है देखिए यहाँ A है ये और ये आ गया, ये A है और ये यहाँ से गया तो ये हो गया B, A और B हो गया। ये A से यहाँ पे आ रहा है तो ये नॉट गेट लग गया है तो A बार आ गया और ये आ गया B। तो यहाँ पे जो हमारा आ गया वो A इंटू B का बार आ गया। इसको हमने y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, ये हो जाएगा A बार इंटू B इस पूरे का होल बार, A बार इंटू B का होल बार। और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया यानी कि y1 इंटू y2, यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, ये हमारा C आ गया। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है, ज़रा चेक करिए। ए बी का बार ये y1, A बार इंटू B का होल बार ये y2 और C जो हो जाएगा वो y1 इंटू y2। 0 0 0 1 1 0 1 1। A B का बार 0 0 का 0 बार 1, 0 1 का प्रोडक्ट 0 बार 1, 1 0 का प्रोडक्ट 0 बार 1, 1 1 का प्रोडक्ट 1 बार 0। ठीक है, ये आ गया। अब y2 का A बार इंटू B, A बार का मतलब A बार इसका उल्टा करो, इससे मल्टीप्लाई करो। तो 0 का बार 1, 1 इंटू 0 1, A का बार इंटू B, A का बार 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 0 0 और 0 का फिर बार करना है तो 0 का बार 1। ये वाला A बार B को हमने यहाँ लिखा है, उसका बार फिर लगाया है। A बार B चलो देखो, A बार 1 हो गया इंटू 1, 1 आया, 1 का बार 0, इसका बार 1 का बार 0, 0 इंटू 0 0 और 0 का बार 1, क्योंकि A बार B के बाद बार फिर करना है। इसका बार 0 1 0 और 0 का बार 1। अब ये y1 आ गया, ये y2 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। 1 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 1, 0 1 का 1। तो 1 0 1 0 देखो कहाँ दे रहा है, किस ऑप्शन में दे रहा है। पहले ये देखो कि 0 0 0 1 1 0 1 1, 1 0 0 1 1 0 1 1। तो ठीक है, जिस तरह से इन्होंने किया है उसी तरह से हमने भी ऑप्शन शुरुआत में लिया है, यही लिया भी जाता है। और लास्ट में ऑप्शन आ रहा है 1 0 1 0, तो 1 0 0 1 1 0 1 0 ये ऑप्शन आ रहा है, यही सही है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x बाय यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस y एस ऑन इन फिगर फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ x के बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम लोग जानते हैं कि चारों रेजिस्टेंस के जो वो होते हैं आर्डर होते हैं बराबर होने चाहिए। तो अगर पी और क्यू के बारे में बात किया जाए तो पी और क्यू अगर लगभग बराबर होंगे तभी एक्स और वाई भी लगभग उनके रेशियो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होना चाहिए, शुड बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल एंड स्मॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इतना ऑफ लेंथ 53.3 एंड ब्रेड्थ 25 मीटर, राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो बहुत बढ़िया है, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है तो बहुत हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई के बाद 1382.5 आ रहा है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 है, तो आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट आता है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए इसको हम 2 डिजिट तक क्या करेंगे, राउंडिंग करेंगे, लेकिन 14 केवल रखेंगे इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि इसमें हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाना है। 14.0 कर देंगे 3 हो जाएगा, 14.00 कर देंगे तब भी 4 हो जाएगा। तो 14 इंटू 10 टू द पावर 2 करेंगे, ऑप्शन 3 जो होगा वो यहाँ करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये हमारे 15 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा जो सीरियल था इस बुकलेट का T3 था, OLAHB, इस बुकलेट को हमने हल किया। इसका जो पहला पार्ट है वो हमारा लाइव चल चुका है और यह पार्ट जो है हम दोबारा इसको शूट करके भेज रहे हैं। आशा है सभी लोग को ये पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे ही ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियो और नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।